अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बुलबुल थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत बदस्तक असखलीफ़ा से ताहिर, एपिसोड 48। मैं तो जानती ही हूँ, सबा को भी बताया है या नहीं। जालिम मुस्कुरा रही थी तब वो शरारत से पुर लहजे में बोला, वो क्या है कि ऐसी बातें सिर्फ महबूबा को बताने वाली होती हैं, बीवी को नहीं। तभी तो आपको पता है और मुझे नहीं। जाने में बर्दाश्त की किस हद तक आप पहुँची थी। दफ्तन साले की आंखों में आंखें डालकर चुभते हुए लहजे में बोली तो एकदम से मेज़ पर खामोशी छा गई। कुछ गलत कहते शायद मैंने। वो नौफल की तरफ देखते हुए पूछ रही थी, जिसकी रंगत सुर्ख हो गई थी। उसे यकीनन सबा से इतनी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी। तभी साले ने हंसकर उस जमूद को तोड़ने की कोशिश की जो सबा की इस बात के जवाब में छा गया था। भाई, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। एंड डोंट वरी सबा, तुम इस आसमान पर चमकने वाला तन्हा सितारा हो जिसका नाम नौफल है। ऐसा भी होता है साले, बहुत ज़्यादा मोहब्बत इंसान को गैर महफूज कर देती है। जिस तरह बहुत सारी दौलत आदमी को हर वक्त चोरी का अंदेशा लगाए रखती है, ये भी मेरी तरफ से ऐसे ही अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार रहती हैं। नौफल ने भी कदर मुस्कुराकर उसकी बात का असर ज़ायल करने की कोशिश की, मगर सबा की तरफ उठने वाली उसकी निगाह में शोलों की सी लपक थी। और रही मैं तो फ़िलहाल मेरी किस्मत में हिजर काटना ही लिखा है। साले ने ठंडी सांस भरी थी। फ़िलहाल सबा के अंदर कहीं बहुत ज़ोर से गड़ गया था। नौफल की तरफ उठने वाली साले की नज़रें बहुत मायने खेज थी और उस पर नौफल की जवाबी मुस्कुराहट सबा के अंदर का बोझलपन बढ़ता जा रहा था। एक्चुअली नौफल ने अपने पहले ही कमर्शियल में धूम मचा दी है और इसी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने तुम दोनों को इनवाइट किया है। जाले ने आखिर उस राज पर से भी पर्दा उठा ही दिया था, मगर सबा वैसे ही ठंस होकर बैठी रही। उसे नौफल को विश करने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की थी। साले ने भी सबा की सर्द मोहरी और बेइतनाई को महसूस कर लिया था। तभी दोनों के चेहरे को बारी बारी देखते हुए ज़रा सा मुस्कुराकर बोली, मैं शायद कुछ ज़्यादा ही बदअखलाक मेज़बान साबित हो रही हूँ। मेरे ख्याल में हमें अब कुछ खाने का ऑर्डर करना चाहिए। नौफल ने वेटर को इशारा किया था। ऑर्डर अपनी अपनी पसंद का होगा। साले ने याद दहानी कराई तो मजबूरन सबा को भी मेन्यू कार्ड पकड़ना पड़ा। उन तीनों ने अपने ऑर्डर लिखवाए थे और जब तक ऑर्डर तैयार नहीं हो जाता तब तक 3 फ्रेश मैंगो जूस। साले ने वेटर को मेन्यू कार्ड वापस थमाते हुए कहा था। और अब नौफल अहमद वेटर के जाने के बाद साले उससे मुखातिब हुई थी। वो इस्तफामी नज़रों से उसे देखने लगा। अब क्या? अब ये कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों आपस में काफ़ी संजीदगी से खफा हो और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो संजीदगी से कह रही थी। सब इस्तेसाई नज़रों से उसे देख रही थी। ओह, मुझे याद नहीं रहा था कि मैं एक मशहूर और मरूफ नजूमी साहिबा की लंच पार्टी पर इनवाइट हूँ। नौफल ने उसकी बात को चुटकियों में उड़ाना चाहा था, मगर वह अब सबा को देख रही थी, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, जो बहुत सर्द और माहौल से लाताल्लुक़ दिखाई दे रही थी। और नौफल का जी चाह रहा था कि उसका दिमाग ठिकाने लगा दे, मगर इन साले के सामने अपनी नाकाम अस्तवाजी ज़िंदगी का बाब खोलना भी बाइस तज़हीक व ज़िल्लत ही था। क्या बात है सबा, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी इतना रूड नहीं देखा। वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी। सबा का सारा गुस्सा भग से उड़ गया था। ये बदतमीज़ी, ये अड़ियलपन उसकी तबीयत का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था। अब जबकि जज्बात का तूफ़ान गुजर गया तो उसे एहसास हुआ कि वो साले के साथ काफ़ी बदतमीज़ी का मुजाहिरा कर गई थी। अगर सोचा जाता तो इस सारे खेल में कसूरवार तो फ़कत नौफल अहमद था। कोल का झूठा तो वो था जाने साले आफरीदी का साथ दे पाया था और ना ही सबा मीर से निभा कर पाया था। आई एम सॉरी। सबा को ये दो लफ्ज़ कहने के लिए अपनी पूरी हिम्मत मुजतमा करना पड़ी थी। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो फ़ौरन उसे टोक गई। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। सबा ने नफ़ी में सर हिला दिया था, फिर माज़रत ख़ाहाना अंदाज़ में बोली, दरअसल मेरे घर जाने का प्रोग्राम बना हुआ था। ये मुझे इधर ले आए, मगर मुझे आपके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो दफ़तन शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और हैरत भी कि नौफल अहमद को लेकर अब वो हसद और झंझलाहट का भी शिकार होने लगी थी। नो, ये वाकई बहुत गुस्सा करने वाली बात है। क्यों नौफल? साले ने फ़ौरन ही उसे हक बजानिब किरदार देकर उसे खुद साख्ता शर्मिंदगी के हिसार से निकालना चाहा था। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी बात है जिसे यूँ डिस्कस किया जाए। लड़कियों को तो यूँ भी ज़रा सी बात को लेकर जज्बाती होने की आदत होती है। वो बड़े इत्मीनान से बात ही ख़त्म कर गया था। ये ज़रा सी बात होती तो सबा के दिल में न चुभती। उससे अंदाज़ा करो कि लड़कियों के लिए उनके मायके की क्या अहमियत होती है, जो वक्ती तौर पर शौहर को भी रकीब बना देती है।
ज़ाले ने उसका मुदब्बिराना अंदाज में समझाया तो वह हंस दिया। मेरे ख्याल में तुम दोनों को फौरी तौर पर ठंडे जूस की ज़रूरत है ताकि मिजाज की गर्मी ख़त्म हो सके। वो वेटर को ट्रे में मैंगो जूस रखे आते देख कर बोला तो ज़ालों से घूर कर रह गई। ए खुदा, तूने मोहब्बत ही बनाई क्यों है? गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है? क्यों दिया प्यार मुझे, इसकी ज़रूरत क्या थी? मेरी बर्बादियों में तेरी हुकमत क्या थी? मेरी राहों में तो खुशबू का सफ़र रहता था, दिल में आबाद गुलाबों का नगर रहता था। ज़िंदगी खार भरी राह में लाई क्यों है? ए खुदा, तूने मोहब्बत ही बनाई क्यों है? गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है? दिल को पिघला देने वाले अल्फाज को गाने वाले ने गाया भी इतने दर्द से था कि सुनने वाला उसकी असर पजीरी से महफूज ना रह सकता। और इधर तो फिर एक चोट खाया हुआ दिल था। उसके दिल की धरती पर भी आज सावन टूट के बरसा था। जाने किन जख्मों से टीसे उठी थी कि वो दर्द से बेहाल बेख्तियार ही सिसक उठी। बहुत बुरा किया है तुमने मेरे साथ उमर काज़मी, मेरे सपनों को बेरंग कर गए हो। मोहब्बत के नाम पर से मेरा यकीन उठा गए हो। मोहब्बत को ज़रूरत और आसाइशों के पलड़े में तोलते हुए तुमने एक बार भी मेरी बहरी आंखों में झांक कर देखने की ख्वाहिश नहीं की। कितना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। गबन गया है मोहब्बत में और अब कुछ भी नहीं है इस दिल में तुम्हारे लिए। बेजस नफ़रत के बंजर कर गए हो तुम मेरी जज्बों को कि मोहब्बत की फसल तो दिल में एक ही बार लहलहाती है जिसे तुम बेदर्दी से रूंद कर गए हो। अब यह नई कोपलें फूटे भी तो कैसे? वो उमर काज़मी के लिए न रोने की कसम खा चुकी थी, मगर बाज़ औक़ात ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जब आप खुद को जज्बात के धारों पर बेदस्तूपा महसूस करते हैं। आपका चाहना भी आपको नहीं रोक सकता, तब आपको वही करना पड़ता है जो आपका दिल चाहता है। आई हेट यू उमर, मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। बहुत अटल अंदाज में सोचते हुए उसने दुपट्टे से चेहरा रगड़ डाला था। तभी किसी नामानूस से एहसास के ज़ेरे असर उसने बेसाख्ता से उठाकर देखा तो सामने दरवाजे में मोहित को इस्तदा पाया। वो जिस तरह दरवाजे के फ्रेम से शाना टिकाए सीने पर बाजू लपेटे खड़ा था, उसके इत्मीनान से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो काफ़ी देर से उसे शुगल करते देख रहा था। वो जो पहले ही ज़ख्मी दिल लिए बैठी थी, उसके तन बदन में आग सी लग गई। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दरवाज़ा खटखटाया जाता है, ये बात भी शायद इखलाक में शामिल होती है। वो बहुत तर्ज लहजे में बोलती अपनी जगह से उठी और टेप रिकॉर्ड ऑफ कर दिया था। शायद नहीं, यकीनन होती है, लेकिन अगर दरवाज़ा बंद करके अपना शुगल पूरा किया जाए तो। वो बहुत ठंडे लहजे में बोला था। सुहा दांतों पर ताज जमा कर रह गई। दर हकीकत वो रोने के इरादे से तो कैसेट लगा कर नहीं बैठी थी। दरवाज़ा लॉक करने की ज़रूरत पेश आती वो तो यूं ही लफ्ज़ों ने दिलो जहन को अपनी गिरफ्त में लेकर झंझोड़ डाला था और अब उस शख्स के हाथ तंज का एक और मौका लग गया था। बहरहाल तुम्हें बड़ी मामी बुला रही हैं, मगर जाने से पहले मुँह ज़रूर धो लेना। हर कोई मेरी तरह बाखबर नहीं होता। वो जाते जाते भी तंज करने से बाज नहीं आया था। ज़ोहा ने मुट्ठियाँ भींच लीं। ये शख्स शायद मेरे लिए इम्तिहान बना के भेजा है खुदा ने। बाथरूम में लगे आईने में उसे अपनी शक्ल देखकर एहसास हुआ कि वो कुछ गलत नहीं कहकर गया था। साफ रोई रोई लग रही थी। अच्छी तरह पानी की छींटे मारने के बाद, तौलिए से मुँह साफ़ करने के बाद वो खुद कदरे फ्रेश महसूस करती बाहर आ गई थी। ये लो आ गई ज़ोहा भी, ताईजान उसे देखते ही बोली, फिर साथ ही पूछने लगी, अभी मोहित कहाँ रह गया है? मुझे क्या पता, मैंने रूठे अंदाज में कहती सोफे में धंस गई। चची जान ने तोलती नज़रों से जैसे अपनी इकलौती दख्तर ने एक अख्तर के तासुरात का जायज़ा लिया था। वो सख्त बेजार दिखाई दे रही थी। आज सबा का भी आने का प्रोग्राम है। मैं कह रही थी कि मरियम के साथ मिलकर जो कुछ खरीदना है अपनी पसंद से ख़रीद लो। ताईजान ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो जो अभी कुछ देर पहले तक अपनी नाकाम मोहब्बत का शोक मना रही थी, जैसे सन्नाटों की जद में आ गई। तो ये हकीकत ठहरी ज़ोहमीर। मरियम तो कब से कह रही है, इसी को फुर्सत नहीं मिलती। चची जान उसकी बहुत शुमारे का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अभी शिकायती अंदाज में बोली। सुहा को बड़ी ज़ोरों का रोना आया था और वह हाथों में मुँह छिपा के रो भी पड़ी। दोनों खवातीन के साथ साथ नगीन के बुलावे पर आता मोहित भी गड़बड़ा गया था। जाने अब क्या इंकशाफ होने वाला था। नगीन ने आगे बढ़कर फ़ौरन उसकी पुश्त थपथपाते हुए तसल्ली देने का सा अंदाज़ अपनाया था। क्या हो गया ज़ोहा? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। वो रोते हुए बिल्कुल बचकाना सी ज़िद के साथ बोली। तो मोहित सर पर हाथ फेर के रह गया। कुछ शर्मिंदगी का भी एहसास था कि बड़ों के सामने उसकी मौजूदगी में ये एतराज़ उठाया गया था। सूनी कदमों पर वापस पलट गया। ताईजान के साथ साथ
چچی جان بھی اسے واپس جاتے دیکھ چکی تھی، مگر مثلاً اسے آواز دے کر روکنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، ایگزامس دینے ہیں۔ بس پڑھ چکی تم اور دے چکی امتحان، اب آرام سے اگلے گھر سے دھارو۔ چچی جان کو اس کی بے وقت کی راگنی سخت ناگوار گزری تھی۔ اس میں کیا مشکل ہے زوہا، گھر ہی کی تو بات ہے، شادی کے بعد کون سا تم پر آگے پڑھنے کی پابندی لگ جائے گی۔ موہت بھائی تو یوں بھی اعلیٰ تعلیم کے حق میں ہیں۔ نگین نے صوفے کے بازو پر ٹک کر اس کا سر ہلاتے ہوئے اسے بہلایا تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اس کے اس قدر بودھ جواز کو کسی نے بھی درخواہ ارادنا نہیں جانا تھا، اور خود زوہا کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کہ کس حکمت عملی سے اس طوفان کو ٹالے جو دن بہ دن اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دل کا درد حد سے سوا ہو رہا تھا، وہ ٹوٹ کر روئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے زندگی گزارنے کی عادی رہی تھی، مگر زندگی اسے اس طرح گزارے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اور موہت حسن، یہ شخص تو اسے کسی بددعا کا سمر لگتا تھا۔ وہ ماضی میں اسے متنفر رہی تھی، مگر اس بدگمانی میں فقط چڑ اور ضد تھی۔ یہ چڑ اور ضد موہت حسن سے شادی کے لیے اقرار کے بعد نفرت میں بدل گئی تھی۔ وہ اس کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ سننے کا روادار نہ تھی۔ کجا اس کے ساتھ اس قدر قریبی رشتہ اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ اب یہ فقط سوچ کر ہی اس کے اندر ایک بھوچال سا اٹھنے لگا، تو چند ثانیوں تک وہ اپنے آپ پر قابو پانے کی کوشش کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بھیجی ہوئی تھیں اور ذہن تیزی سے ایک لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ شیم آن یو صبا میر، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ظالے کے ساتھ یوں مس بیہیو کریں گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اس پر برسنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی کوئی پرابلم ہے تو وہ میرے ساتھ ہے، مگر اس میں آپ مجھ سے منسلک لوگوں کو گھسیٹیں یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں۔ وہ تند ترش لہجے میں کہہ رہا تھا، ایسا کون سا ظلم کر دیا تھا میں نے آپ پر جو یوں ظلم کی داستان سنانا شروع کر دی وہاں؟ اور اس پر وہ فضول جملہ ایکسکیوز می۔ اس نے بہت برداشت سے کام لیا تھا، مگر نوفل کا خاموش ہونے کا ارادہ نہ دیکھ کر وہ بے حد تلخی سے اسے ٹوک گئی تھی۔ میں اپنے مس بیہیو کے لیے ظالے سے سوری کہہ چکی ہوں، پھر ابھی کلاس کے معنی رکھتی ہے؟ یہ بات کو گھمانے سے بات ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف آپ کو یہ سب کسی کو بھی بتا دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری طرف کسی کے سامنے ہماری آپسی اختلافات آتے ہی آپ کو میرے مس بیہیو کا احساس ہونے لگتا ہے۔ وہ بھی تمسخر سے کہہ رہی تھی۔ جیسے اپنا دل چل رہا تھا ویسے ہی چند لمحوں کے لیے نوفل احمد کو بھی سلگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ سب کو پتہ چلے گا، آپ چاہیں تو پورے شہر میں پوسٹرز لگوا سکتی ہیں، مگر تب جب ہمارے درمیان کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ بہت کھرے انداز میں کہتا اسے چٹکا گیا تھا۔ یہ پوسٹرز میں اب بھی لگوا سکتی ہوں کیونکہ ابھی بھی ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے نام آنے سے رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ جھکتے ہوئے لہجے میں بولا تو وہ استہزائی انداز میں ہنس دی۔ بہت خوب، رشتہ؟ اس نے تلخی سے دہرایا تھا۔ تو آپ کو بھی احساس ہے اس رشتے کا، مگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جس رشتے کی ہر 5 منٹ کے بعد نفی کی جائے، اسے کچے دھاگے کی طرح توڑنے کی بات کی جائے، اس کی انسانی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صبا، غصے سے اسے ٹوک گیا تھا، میں آپ سے مزید بحث نہیں چاہتا۔ اگر آپ کو یہ رشتہ برقرار نہیں رکھنا تو اس کا سیدھا سا حل میرے پاس موجود ہے، مگر آپ یوں ہر جگہ اسے موضوع گفتگو بنائے یہ میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ بے حد درست لہجے میں کہتا صبا کو سناٹوں میں دھکیل گیا، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، یہ روز اول سے ہوتا رہا تھا۔ نوفل احمد نے تو شاید اسے بھی دل سمجھ لیا تھا، یا پھر احساسات سے عاری کوئی مخلوق۔ رشتہ آپ ہی نے جوڑا تھا، اس کے پیش نظر آپ ہی کے مفادات تھے، میرے نہیں۔ میں نے تو ویسے ہی ہاں کہی تھی جیسے تمام لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اتنی آسانی سے آپ کو اپنی زندگی سے کھیلنے دوں گی تو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو آپ کا کھیل کھیلنے سے نہیں روکا، اس لیے اپنی ہر جنبش پر بھی آپ کی پابندیاں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ بہت غصے سے اور تیز لہجے میں بول رہی تھی، جیسے ہر نفع نقصان سے عاری ہو گئی ہو۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، جیسے وہ میلوں سفر طے کر کے آئی ہو۔ نوفل نے میر ہاؤس کے سامنے گاڑی کو زوردار بریک لگائی تھے۔ صبا نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ رکھ کر خود کو بامشکل ٹکرانے سے روکا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں، وہ سرسراتے لہجے میں بولا تھا۔ صبا بے اختیار سے دیکھنے لگی، اس کی باتوں کے جواب میں جو ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ آپ، وہ کچھ کہنے لگی تھی، اس سے پیشتر ہی وہ پچھلی سیٹ پر رکھا اس کا بیگ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ چکا تھا۔ اگر میرا آپ کے قول و فعال سے کچھ تعلق نہیں تو آپ بھی میرے ہر عمل کی جواب دہی سے آزاد ہیں۔ اس کا انداز صبا کے اندر عجیب سا خوف بھر گیا تھا۔ نوفل کے تاثرات میں چٹانوں کی سی سختی بھری ہوئی تھی۔
جیسے وہ آریہ پار جیسا سوچ چکا ہو۔ اندر نہیں آئیں گے؟ بہت سے رشتے اسے ایک رشتے کا پاس رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ آپ جا سکتی ہیں۔ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے وہ ونڈ اسکرین کے پار نسیں جمائے ہوئے سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا تو اپنے آنسو پیتی وہ بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھر مزید نہیں رکا تھا، برق رفتاری سے گاڑی اڑا لے گیا۔ چند ثانیوں تک اڑتی دھول دیکھتی رہ گئی تھی، پھر گہری سانس کھینچ کر خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے پلٹ کر ڈور بیل پر ہاتھ رکھ دیا۔ ساتھ ہی وہ ناول کی عدم موجودگی کا بہانہ بھی تلاش کر رہی تھی جو اسے گھر والوں کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اسے دیکھ کر حسب توقع بہت خوشی و مسرت کا اظہار کیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی وہ سوال بھی جو صبا کی نظر میں تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو صبا؟ ناول نہیں آیا؟ انہی کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ دقت مسکرائی تھی۔ تو باہر ہی اسے روانہ کر دیا تم نے اسے؟ حد ہوتی ہے بیوقوفی کی بھی۔ تائی جان نے اسے گھرکا تو اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ دراصل ان کے ساتھ ایک قریبی دوست کی فیملی بھی تھی، انہیں ایئرپورٹ چھوڑنا تھا، ٹائم بالکل بھی نہیں تھا، پھر میں نے خود ہی انہیں نہیں روکا، خواہ دیر ہو جاتی۔ اسی وقت نگین نے گویا اس کی جان بخش کروا دی تھی۔ مبارک ہو بھائی، بہت بہت۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ تمہیں بھی، نگین نے اس کے کان میں کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ صحت تو تمہاری ویسی کی ویسی ہے، لگتا ہے ابھی تک انس بھائی کا دھیان تمہاری ڈائٹ پر نہیں گیا۔ سوا نے اس کا کانا کا دانہ جائزہ لیتے ہوئے شرارت سے کہا تو وہ فی الفور بولی، ان کا تو کچھ مت پوچھو، اتنی احتیاطی تدابیر مجھے ڈاکٹر نے نہیں بتائی جتنی اس ایک ہفتے میں وہ مجھے بتا چکے ہیں۔ میرے بھائی کی محبت کا مذاق اڑا رہی ہو؟ سوا نے مصنوعی رعب سے کہا تو اندر آتے انس کو جیسے دسراہٹ مل گئی۔ دیکھ رہی ہو نا، یہ صلاح ہے یہاں کسی کی قدر کرنے کا۔ صبا ہنستی ہوئی اٹھ کر اس کے شانے سے لگ گئی۔ ناول نہیں آیا؟ انس نے بھی اس کی خیریت سے پہلے یہی سوال پوچھا تھا۔ وہ فرصت میں آئیں گے، ابھی تو بہت معذرت کر رہے تھے، ٹائم نہیں تھا ان کے پاس، وہ بڑے متحمل انداز میں بولی تھی، پھر ساتھ ہی شکوہ داغ دیا۔ اب اپنی سنائے، اتنی بھی فرصت نہیں ملتی کہ کبھی خود سے ہی ملنے آ جایا کریں۔ تم اچھی طرح سے ان کی کلاس لو، میں ذرا تمہاری خاطرداری کا اہتمام کر لوں۔ نگین اسے فری ہینڈ دے کر اٹھی تھی، مگر صبا نے اس کا ہاتھ تھام کر پھر سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں کون سے مہمان آئی ہوں، شکر ہے کہ آپ بھی کچھ دن رہنے کے ارادے سے آئی ہیں، ورنہ شادی کے بعد تو واقعی پرائی لگنے لگی تھی آپ، ہمراہ نے خوش ہو کر کہا تو نگین شوقی نظروں سے انس کو دیکھنے لگی جو یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے یہ جملہ سنا ہی نہ ہو۔ نگین اب سنجیدگی سے اسے ناراض ہونے کا سوچنے لگی تھی۔ چچی جان، زحا کہاں ہے؟ صبا کو بہت جلد اس کی غیر موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ تو منہ سر لپیٹے اپنے کمرے میں پڑی ہے، میں نے کہا بھی کہ چائے دم پر پڑی ہے، مگر کچھ نہیں بولی، ہمراہ نے تفصیل بتائی تھی۔ نگین اٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں شام کی چائے کی تیاریاں جاری تھیں۔ کون سا وقت ہے سونے کا؟ صبا نے کہا تھا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، چچی جان نے ناگواری سے کہا۔ زحا کی اس فضول حرکت نے انہیں پھر سے فرسٹریشن کا شکار کر دیا تھا، جو اپنے تئیں اب معاملات کو بالکل سیدھے رخ پر محسوس کر رہی تھی۔ ایک بار پھر سے وسوسوں کا شکار ہونے لگی۔ زحا جیسی جذباتی اور ضدی اولاد کسی بھی وقت کچھ بھی تماشا کھڑا کر سکتی تھی۔ تم تو یوں ہی اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ذہن پر سوار کر لیتی ہو زہرا۔ تائی جان کسی طور بھی زحا کی بات کو بچگانہ پن سے سنبھالنے پر تیار نہیں تھی۔ اوفو، ہوا کیا ہے اب؟ صبا کا دل پریشان ہونے لگا۔ اب محترمہ کا خیال ہے کہ اسے شادی سے زیادہ ضروری ایم اے کا امتحان لگ رہا ہے، چچی جان نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا اس سے مل لوں، 2 گھڑی آرام تو کر لو، اس کے ساتھ تو جانے کتنی دیر تک سر کھپانا پڑے گا۔ چچی جان مدھم پڑ گئی تھی۔ صبا نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر تسلی آمیز لہجے میں کہا، اب بھی فکر رہے چچی جان، وہ کوئی مسئلہ نہیں اٹھائے گی، بس کچھ لڑکیوں کے لیے نئے رشتوں کو قبول کرنا ذرا دقت طلب ہوتا ہے، وہ بھی اسی کشمکش کا شکار ہے اور کچھ نہیں۔ تو بیٹا اس کو تم ہی سمجھاؤ، جب تک وہ خود اس رشتے کو اہمیت نہیں سمجھے گی تب تک یوں ہی بیچ میں لٹکی رہے گی اور اپنے ساتھ ہمیں بھی پریشان کرے گی۔ چچی جان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ زحا کی طرف سے واقعی بہت پریشان تھی۔ صبا گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی، خود وہ بھی الجھن میں پڑ گئی کہ نہ جانے اب زحا وہ کیا سوچی تھی جو وہ شادی رکوانے کی خاطر ان بہانوں کا سہارا لینے لگی تھی۔ حالانکہ جب سے شادی کی تاریخ طے کی گئی تھی تب سے وہ خود کو بہت نارمل ظاہر کرتی آ رہی تھی، مگر اب جب کہ شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی تھی تو اس کا یہ گریز کیا معنی رکھتا تھا۔ وہ زحا کے کمرے میں آئی تو وہ واقعی تکیے میں منہ دیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے میری شادی ہونے کا؟ پوستیوں کی طرح بے وقت سو رہی ہو؟ سوا نے اونچی آواز میں کہا۔ نتیجہ حسب توقع نکلا تھا،
ज़ुहा ने एक झटके से सर उठाया था। हंसती मुस्कुराती सबा को देखकर वो तेज़ी से उठकर उसके गले लग गई थी। शुक्र है तुम्हें भी नौफल भाई के अलावा और लोग सोचे। ओफो भाई, मैं ऐसी भी उनकी शुदाई नहीं हूँ जिसे देखो पहला फिक्र यही कस रहा है, वो खुश दिली से कह रही थी। अरे जाओ, तुम दोनों बहन भाइयों ने तो ऐसा पैतरा बदला है, शादी के बाद की हद नहीं। ज़ुहा के खुशबाज से अंदाज कहीं से भी उसे परेशानी उलझा हुआ जाहिर नहीं कर रहे थे। सबा की परेशानी भी कम होने लगी। तुम्हें भी देख लेंगे, बहुत दिन नहीं रह गए हैं आजमाइश के। उसके बिस्तर पर बैठते हुए सबा उसे छेड़ने वाले अंदाज में कहती। दर हकीकत उसे जांच रही थी, मगर वो उसकी बात चुटकियों में उड़ा गई। हम तुम्हारी तरह मिट्टी के बुत नहीं हैं। इसका मतलब है कि मोहित भाई का आजमाइश दौर शुरू होने वाला है, सबा मुस्कुराते हुए कह रही थी। ज़ुहा ने तकिया गोद में रखते हुए आराम से कहा। मैंने तो खुली छूट दी थी उन्हें बचने की, अब उनकी किस्मत में ख्वार होना लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। खैर, अब इतनी भी बुरी नहीं हो तुम। बहुत जल्द तुम लोगों की ये राय बदलने वाली है, वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली। तो सबा संजीदा हो गई। दिलो जहन को एक सोच पर मंतक करोगी तभी दुरुस्त फैसला कर पाओगी। मैंने बहुत दुरुस्त फैसला किया था, अपनी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक, मगर सभी को इसमें मेरा बचकानापन दिखाई दे रहा था। लेकिन अपनी मर्ज़ी थोप दी, अब मैं सबको गारंटी तो नहीं देती फिरूँगी। उसके अंदाज में यह लगती सर्द मुहरी उतर आई थी। सबा ने बड़े मुतहम्मिल अंदाज में कहा। बहुत से लोगों की जब एक ही राय हो तो उसी को आखिरी फैसला माना जाता है। ज़ुहा, मुझे ही देख लो, मैं क्रॉस मैरिज के किस कदर खिलाफ थी, मगर तुम सब ने एक होकर मुझे गलत साबित कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने लिए हर बार सही फैसला ही करें। तुम चाहे किसी को अपनी आइंदा खुशगवार ज़िंदगी की गारंटी दो या ना दो, मगर इस घर का हर शख्स तुम्हें मोहित हसन की गारंटी ज़रूर देगा। यही तो मसला है सबा। उसकी आंखों में खफीफ सी सुर्खी उतर आई थी। वो शख्स सबको इस कदर अच्छा लगता है कि उसके मुकाबले में किसी को मेरा एतराज़ दिखाई नहीं देता। एक सीधी सादी सी बात को सिर्फ तुम्हारा ये नाम निहाद एतराज़ ही मसला बना रहा है ज़ुहा, वरना जो कभी सच्चे दिल से इस हकीकत को समझ लो तो मोहित भाई जैसे शख्स को पाकर ताउम्र सजदा शुक्र अदा करती रहो। सबा बेहद जज्बाती हो गई थी। ज़ुहा फ़ौरन ही ट्रैक बदल गई। क्या यार, इतने दिनों के बाद आई हो और आते ही फिजूल सा टॉपिक लेकर बैठ गई हो। ये फिजूल टॉपिक नहीं है ज़ुहा, हम सब तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। अब कर तो रही हूँ ये शादी, और क्या चाहते हो तुम सब? अब के वो झुंझलाकर कह रही थी। हम सब सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम राज़ी बराज़ी ये शादी करो, इस तमाम दोराने को उसी तरह एंजॉय करो जैसे सब लड़कियां करती हैं। सबा ने उसकी खामियां पॉइंट आउट की थी। खुशी दिल से फूटती है, सिर्फ चाहने से इंसान खुश नहीं हो जाता, ज़ुहा ने तल्खी से कहा। तो सबा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर देखकर भरे लहजे में कहा। तुम बहुत खुश रहोगी ज़ुहा, और देखना एक दिन आएगा जब तुम्हें अपनी ये सब बातें महज एक बचकानापन लगने लगेंगी। प्लीज़ सभी फॉरगेट इट यार। वो उकता गई थी, कदर रुखाई से बोली। तुम लोगों ने जो फ़ैसला करना था कर लिया, अब जैसे भी ज़िंदगी गुजारनी है उसका फ़ैसला हम दोनों पर छोड़ दो और बेफिक्र रहो। तुम्हारे लाडले भाई को भी इस फैसले में शरीक करूँगी ताकि किसी को भी कोई एतराज़ ना हो। सिवा को उसके अंदाज़ और एतवार अभी भी ख़तरनाक ही लग रहे थे, मगर जबकि शादी की तारीख तय ही हो चुकी थी, पूरे ख़ानदान को पता चल चुका था, तो चुप ही भली थी। दूसरा, उसे इस बात का भी पूरा यकीन था कि मोहित बहुत आसानी से ज़ुहा को हैंडल कर लेगा, तभी उसने अपना मूड बदल लिया था। चलो जी, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी। ज़ुहा को उसका जुमला कुछ खास पसंद तो नहीं आया, मगर उसी वक्त हमरा चली आई तो गहरी सांस भर के रह गई। आप लोग तो जैसे जोग लेकर बैठ गई हैं यहाँ, और उधर सब चाय पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चलो भाई, चल के इनकी चाय के साथ भी दो दो हाथ हो ही जाएं। सबा ने कहा तो वो भी उठ खड़ी हुई। नौफल भाई की सुनाओ, उन्हें फुर्सत मिली अपने बिजनेस से कि नहीं? कहाँ, अभी वही मसरूफियत है। सबा ने मुख्तसर जवाब दिया तो हमरा पुरजोश अंदाज में बताने लगी। आपी, नौफल भाई का कमर्शियल सबको इतना पसंद आया है कि क्या बताऊँ। मेरी कॉलेज फ्रेंड्स तो उनकी फ़ैन हो गई हैं, और मेरी फ्रेंड्स तो पर्सनली मिलना चाहती हैं उनसे। खबरदार, अव्वल तो खामखा शो ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं, और बिलफर्ज किसी को खबर भी है तो ये मुलाकात वगैरह का शोशा छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ुहा ने उसके जोश पर ठंडा पानी डालने का सा काम किया था। ओफो भाई, इससे क्या होता है? सबा हंसी थी, मगर ज़ुहा ने उसे टोक दिया। यूँ आँखें बंद करके जीना भी बहुत अच्छा नहीं होता। एक तो इतने हैंडसम शौहर को इस फील्ड में आने की इजाज़त दे दी, ऊपर से उन्हें पर्सनल मुलाकात की छूट भी दी जा रही है। तुम्हारा तो दिमाग खिसक गया है। उन्हें जितना बिगड़ना था बिगड़ चुके, अब वो चाहे किसी भी फील्ड में जाए, इतने ही मेरे रहेंगे
जितने की शादी से लेकर अब तक हैं। सबा ने दिल का दर्द दबाते हुए उसकी सीरियस बात को भी हंसी में उड़ा दिया था। शौहर को अपने काबू में रखना चाहिए, ये नहीं कि बेबंदे बैल की तरह आज़ाद छोड़ दिया। भाई, अगर आप अपने सब प्यारों को छोड़कर उसके हो रहे हैं तो उसे भी इतनी तो वफादारी दिखानी चाहिए कि कम अज़ कम उसको ईमानदारी से ज़रूर निभाए। ज़ुहा उसे मुतफ़िक नहीं थी। मुझे तो तरस आ रहा है मोहित भाई पर, सबा ने गहरी सांस भरकर शरारत से कहा। तो वो उसे घूरती हुई बाहर लॉन में निकल आई, जहाँ अच्छे मौसम को मद्देनज़र रखते हुए नगीन ने चाय का एहतमाम किया हुआ था। शुक्र है तुम्हारी शक्ल भी नज़र आई। नगीन ने इत्मीनान की सांस ली थी, मगर वो उनसे नाराज़गी के इजहार के तौर पर सबा के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान हो गई। उसी वक्त अनस और मोहित इकट्ठे अंदर से बरामद हुए थे। अंदर अबू लोगों के साथ भी तो चाय पी जा सकती है। उसी वक्त ज़ुहा को एतराज़ हुआ था। मिल बैठकर खाने पीने से मोहब्बत बढ़ती है, नगीन ने मुस्कुराहट दबाकर कहा। तो अनस और मोहित के करीब आ जाने के बायस महज उसे घूर कर रह गई। भाई, कितने ही दिनों से मेरा दिल चाह रहा था बाहर लॉन में शाम की चाय पीने को। अनस ने प्लास्टिक की सफ़ेद कुर्सी खींचकर बैठते हुए गोया उस एहतमाम को सराहा था। तो फिर मैं भी मान लेती हूँ कि दिल से दिल को राह होती है। ये सारा एहतमाम आपकी बेगम का है, सबा ने शरारत से कहा। तो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला। इस कदर रोमांटिक सोच, वो भी मेरी बेगम की, हो ही नहीं सकता। अब हर एक को आपके टेकों का कोर्स तो पूरा नहीं कराया गया है, लेकिन इत्मीनान से कहती उन सब के लिए चाय डालने लगी थी। देखा, अनस दिल मिलाया तो मोहित ने उसका शाना थपक कर उसे तसल्ली दी। तब वह कदे ठंडा पड़ा था, मगर एक बात तय हो गई है कि बीवी को इस बात की हवा भी नहीं लगने देनी चाहिए कि आप उसका कितना ख्याल करते हैं। उससे क्या होगा, सबा ने पूछा। तो वो चल कर बोला, इससे ये होगा कि वो सर पर आंखें नहीं रख लेगी और शौहर को मुनासिब प्रोटोकॉल देगी। शौहर ना हुआ, किसी मुल्क का सदर हो गया, घर आते ही रेड कारपेट का रिसेप्शन ज़रूरी है क्या। ज़ुहा ने बहुत तीखे लब लहजे के साथ उस गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। सबा और नगीन की हंसी बेसाख्ता थी। शामी कबाबों के साथ इंसाफ करता मोहित जैसे उनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होता मुस्कुरा रहा था, मगर इस बार से अनस को खासी तकलीफ़ पहुंची थी। वैसे तो बहुत नारे लगाती फिरती हो तुम औरतों के, मर्द और औरत को शाना बशाना चलना चाहिए, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, और जहाँ अपना फ़राइज़ निभाने की बारी आती है वह उन्हें अपने हकूक़ याद आ जाते हैं। भाई, ख़वातीन का भी यही मतनज़र होता है कि शौहर को उसकी अहमियत से नाशना ही रखा जाए, वरना तो मौसूफ सातवें आसमान पर जा बैठेंगे। लेकिन उसे तपाकर खासी खुश हो रही थी। ओफो भाई, अपनी बहस छोड़ो, यहाँ पर एक अदद वकील साहब भी बैठे हैं, उनके साहिब राय भी ले लो। आखिर वो इस मैदान कारज़ार में कूदने वाले हैं। सबा ने उनकी तवज्जो मोहित की तरफ दिलाई, जो उनकी बहस से लुत्फ़अंदोज़ होता, साथ ही साथ चाय लवाज़मात से भी महसूस हो रहा था। भाई, मेरी राय महफूज है, वो खुशगवार सी मुस्कुराहट के साथ बोला था। ज़ुहा की राय से मुस्तकीद होने के बाद भी नगीन ने शरीर अंदाज में ज़ुहा को देखते हुए मोहित से पूछा। तब की बार वो हंस दिया। ये सिर्फ घुन्ना है। अनस को हमेशा ही से मोहित की तबीयत का ठहराव रश्क में मुब्तला करता था, जबकि ज़ुहा सुलग कर रह गई, मगर वज़ाहिर मुस्कुरा कर बोली, जिनके पास कहने को कुछ ना हो वो हमेशा अपनी राय महफूज ही रखते हैं। मोहित तो उसकी बात सुनी अनसुनी कर गया, मगर अनस पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। तुम बहुत बोलती हो तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत अक्लमंद हो। ढोल भी बहुत बजता है, मगर अंदर से बिल्कुल खाली होता है। अनस की पगड़ी पर उन सबको हंसी आई थी। ज़ुहा ने खा जाने वाले अंदाज में अनस को देखा। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है, और आपको अब तक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का एपिसोड अच्छा था, और ऐसा तो कुछ भी नहीं था जो मुझे ध्यान हो, बाकी सब अच्छा था। और बस मैं जानना चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी आगे क्या होगा, और सब कुछ कैसे सॉर्ट होगा, उनकी शादी कैसे होगी, और सबा वगैरह का सॉर्ट कैसे होगा। चलिए, तो अगले एपिसोड में हम आपसे मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और अपना आप ख्याल रखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।